प्रिय विद्यार्थियों, सामान्य हिंदी की इस विशेष व्याख्यान श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले व्याख्यान में हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि के उदाहरण देखे थे। आज हम उससे आगे की कड़ी में गुण संधि पर विचार करेंगे। गुण संधि की सैद्धांतिक बात हमने पहले बता दी है। आज हम उसके उदाहरणों पर यानी कि उसके व्यावहारिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। गुण संधि के अंतर्गत ए या आ में कोई भिन्न स्वर मिलेगा, और भिन्न स्वर कौन से होंगे? ए या आ को छोड़ के, या तो ई और ई, या उ और उ, या री, या ए या आई, या ओ और औ। इस तरह से ये भिन्न स्वर कहलाएंगे। तो ए या आ में ये जब मिलते हैं तो क्या बनता है? तो सबसे पहले हमने देखा जब स्वयं मिल रहे थे तो दीर्घ संधि बनी थी, जिसका हम पिछले व्याख्यान में जिक्र कर चुके। आज हम देखेंगे कि ई और ई, उ और उ और री मिलने से एक नई ध्वनि बनती है, और इसी को हमने क्या नाम दिया है? गुण संधि दिया है। तो तीन तरह की ध्वनियां बनी हैं। देखिए, ए या आ में जब हम ई और ई मिलाते हैं तो ए बना, उ और उ मिलाएंगे तो ओ बना, और री मिलाएंगे तो अर बना। तो इन तीनों के उदाहरण आप देखिए किस तरह से ये बनते हैं। तो यही गुण संधि है। आगे फिर जो ए और आई मिले हैं वो वृद्धि संधि के अंतर्गत आएंगे। तो पहले ये तीन देखें कि कैसे बनते हैं। ये देखिए, कुछ शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं आपके लिए। सबसे पहले शब्द है गणेश। आप देखिए, इसमें आप देखिए, मैं आपको तरीका भी बताता जा रहा हूँ, मैकेनिज्म किस तरह से होता है इसका। गणेश में आपको जो शब्द नजर आ रहा होगा वो एक तो गण आ रहा होगा, गण तो है ही है, इसको आप लिख लीजिए। और दूसरा शब्द आपको लग रहा होगा कि क्या होना चाहिए, है ना। सामान्य स्टूडेंट जो नहीं पढ़ पाता इनको, तो वो क्या करता है? गण प्लस एस, क्योंकि जो मात्रा ए है ना उसको एस कोई शब्द नहीं होता, तो उसके लिए शब्द क्या है? ईस शब्द है। अच्छा, एक तो ये बात होगी, ईस में हमेशा ई बड़ी आती है। अब इसमें ये देखने की बात होती है, अगर मान लीजिए आपको ईस ध्यान में भी नहीं आए तो आप क्या करेंगे? गण से आप कैसे करेंगे कि गण में अंतिम ध्वनि ए है, और यहां शब्द में क्या है? गणेश, यानी कि ए की ध्वनि आ रही है। तो ए में ऐसा कौन सा स्वर मिलाया जाए कि वो ध्वनि ए हो जाए? तो ये आपको गुण संधि का याद दिलाएगा। और उस गुण संधि में क्या होता है? जब ए में हम ई या बड़ी ई मिलाएंगे तो ही ए बनता है, और आगे श है ही, तो सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? ईस आना चाहिए। तो ये देखिए कैसे बना मैकेनिज्म। यहाँ से हमने ए लिया, ए अंतिम ध्वनि है इसकी पहले शब्द की, और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि है बड़ी ई, और ये भिन्न स्वर, ए में भिन्न स्वर मिल गया और ई मिला है, इससे क्या बना? ए बना। ये ध्यान दीजिए, ए, और ए की मात्रा क्या होती है? एक मात्रा होती है भैया, ये ए की मात्रा होती है। तो यही मात्रा है, लगी हुई है, और क्या शब्द बन गया? गणेश। तो ये इस तरह से आपका मैकेनिज्म संधि का बनता है। अगला शब्द देखिए, ऐसे ही है रमेश। अब रमेश में आपको विचार हो रहा होगा कि गणेश में जब ईस है तो रमेश में भी ईस है, तो हम इसमें तो ईस, दूसरा शब्द तो हम ईस लिख ही दें। अब आप देखिए, इसमें ईस माने होता है स्वामी। अब रमेश में आप रम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे? रम जो शब्द है रमना है, रमण, तो उससे ये बात बनेगी नहीं कि रम का ईस, रमण का ईस, ये तो कोई शब्द बना नहीं। तो फिर एक शब्द और होता है जो शायद आप नहीं जानते, वो होता है रमा। रमा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी को बोलते हैं। तो अब आ में ई मिला है, यहां से तो क्या है? आ है, और यहां क्या है? ई है, तो भी क्या बनता है? ए ही बनता है। तो ये ध्यान रखना, रमेश में रम शब्द नहीं है, क्या शब्द है? रमा। और रमा किसका पर्याय है? लक्ष्मी का। तो ये रमेश शब्द इस तरह से बना। अगला देखिए, यथेष्ट। यथेष्ट में आपको दो शब्द ध्यान में आने चाहिए। एक तो शब्द आपका ध्यान में आ रहा है इष्ट, दूसरा तो इष्ट शब्द होता है ये। तो पहला शब्द क्या होना चाहिए? नजर आ रहा होगा आपको, या तो ए में अंत हो या आ में अंत हो। तो उसके लिए आपके पास शब्द है यथा। आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं इसको। तो यथा प्लस ईस्ट, यथा का आ और इष्ट का ई मिलके क्या बन गया? ए, यथेष्ट। ऐसे आप आइए जलोर्मी। जलोर्मी अभी हमने पीछे किया था लघुर्मी, तो ऊर्मी शब्द तो है ही इसमें। ऊर्मी का मतलब होता है जल तरंग, तरंग, सिर्फ तरंग, और इसमें हमने जोड़ा जल। जल आपको दिख ही रहा है, तो जल की तरंग। अब इसका ए
जल का तो अंतिम ध्वनि और ऊर्मी का पहली ध्वनि ऊ, ए और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया। गुण संधि के तहत क्या बन गया, ओ। ए में जब ऊ मिलता है तो ओ बनता है, ई मिलता है तो ए बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, जलोर्मी। ऐसे ही महोत्सव देखिए, समझ में आ गया होगा आपको। महा है, महा का मतलब विराट, बड़ा, और दूसरा शब्द आपको नजर आ गया होगा उत्सव है। तो इसमें देखिए आप बिल्कुल भिन्न ध्वनि बन गई, आ और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ बन गया, महोत्सव। अब महोत्सव जो आप पढ़ोगे तो आपको एक बार तो लगेगा ही नहीं कि महा और उत्सव है, तो इस तरह से आप ये चलेंगे। अब अगला देखिए, देवर्षि। तो देवर्षि में तो आपको समझ में आ रहा होगा कि देव शब्द तो है ही है। अब अर शब्द बना है, अर का मतलब आधा रे हलंत वाला, और आधा रे हमेशा कहाँ लगता है, व्यंजन के ऊपर लगता है। तो देव के साथ क्या बनना चाहिए, ये ऋषि। देवताओं के जो ऋषि थे वो क्या कहलाते थे। अब देखिए आप, देव में तो क्या है, ए है, और ऋषि क्या है, री। ए में जब री मिलता है तो शब्द तो नई ध्वनि क्या बनती है, अर, रे हलंत, ए हलंत। ये देखिए आप, तो इससे क्या बना, तो देव व पूरा, क्योंकि ए है इसमें, देव है, और आधा रे कहां जाएगा, आधा जाएगा आपका श के ऊपर। ये देखिए आप, देवर्षि। इस तरह देवर्षि शब्द बना है ये। ऐसे आपके ब्रह्म ऋषि हैं, ब्रह्म प्लस ऋषि। और ऐसा ही एक शब्द और है आपका राजर्षि। तो राजर्षि में ऋषि तो है ही, इसको तो आप लिख लीजिए। और पहला शब्द आपका क्या बनेगा, राज नहीं बनेगा, राजा। जो राजा होकर भी क्या है, ऋषि है, राजा होकर भी ऋषि तुल्य है, ऋषि की तरह रहता है, ऋषि की तरह उसके विचार हैं, ऋषियों की तरह उसकी जीवन शैली है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, राजर्षि। राजा प्लस ऋषि, अलग अलग नहीं लिखा जाएगा। राजर्षि, तो आ और री मिलके क्या बन गया, अर बन गया। आ था तो भी अर ही बना। अब आप आ जाइए आगे, उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर में आप देखिए क्या है, एक बार तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन पहला शब्द क्या है, उत्तर। उत्तर डिग्री का नाम है, और आगे, और फिर दूसरा क्या है, अब देखिए उत्तर में अंतिम ध्वनि क्या है, ए है, और यहां शब्द में क्या है, ओ है। तो ए में ऐसा क्या मिलेगी, ओ बन जाए, ऊ ही मिलना चाहिए ना। तो अगला शब्द भी क्या हो गया, उत्तरी हो गया। ये देखिए बड़ा अजीब सा है, अच्छा लगेगा आपको सीखने में। यहां से लिया हमने ए, और यहां से लिया हमने ऊ, और ए और ऊ मिलके क्या बना, ओ, और तब कहीं जाके क्या शब्द बना हमारा, उत्तरोत्तर। कहते हैं ना कि भाई उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। उत्तरोत्तर प्रगति मतलब प्रोग्रेसिव, बढ़ता हुआ, ये उत्तरोत्तर का मतलब होता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तर, खूब नाम सुना होगा आपने, क्योंकि परीक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, प्रश्नोत्तर से तो आपका वास्ता पड़ता ही रहता है। तो पहला शब्द क्या हुआ इसमें, प्रश्न, और उसका उत्तर। अब आप इसमें देखिए गुण संधि, न का ए है, ए ध्वनि है, और उत्तर में ऊ है, तो ए और ऊ मिलके क्या बन गया, ओ, प्रश्नोत्तर। इसी तरह एक शब्द है परमेश्वर। परमेश्वर नाम सुना होगा ना आपने, कि हम ईश्वर में भी हम ढूंढ रहे हैं कि परम, एब्सोल्यूट जो पावर है संसार की, उसको हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। तो क्या हो गया, परम, एब्सोल्यूट को बोलते हैं, सर्वोच्च जिसको कहते हैं। अब इसमें देखिए ए है, परम में मैं के बाद जो ध्वनि है वो है ए। तो क्या ए में क्या मिले कि ए बन जाए, तो गुण संधि के तहत क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। तो वो आपको पता ही है, ईश्वर है वो, बड़ी ई, ईश्वर। तो ये क्या बना आपका, परमेश्वर। तो इस तरह से आप ये देखिए, और भी कुछ शब्द आप कर सकते हो, जैसे इतिहासेत्र, इतिहास से भिन्न। मैंने अभी पिछले व्याख्यान में बताया था कि हिंदीतर, हिंदी से भिन्न। ऐसे ही इतिहासेत्र, तो इतिहास से भिन्न, तो इतिहास शब्द हो जाएगा, और इतर शब्द हो जाएगा, इतर। इतिहास से भिन्न, यहाँ ए और ई मिले हैं तो ए बन गया। वहां हिंदीतर में क्या था, ई और ई था तो दीर्घ हो गया था। तो ऐसे ही इतिहासेतर शब्द बना। और ऐसे एक शब्द आता है वीरोचित। वीरोचित, वीरों को उचित, तो वीर प्लस उचित, इसमें भी गुण संधि है। देखिए आप, इसमें भी गुण संधि है, वीर का ए
लास्ट ध्वनि और इसकी पहली ध्वनि ऊ है, ए और ऊ मिलके ओ हो गया वीरोचित। क्या बन जाएगा ये? वीरोचित। इसी तरह एक शब्द है आपका जितेंद्र। जितेंद्र में आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि जीत शब्द है, जीत नहीं, छोटा जी है, जित प्लस इंद्र। जिसने इंद्र को जीत लिया, जिसने इंद्र को जीत लिया जितेंद्र। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया तो वो इंद्रिय शब्द होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। तो यहां सिर्फ इंद्र का जिक्र है तो हम क्या लिखेंगे इसको? जितेंद्र। जित जो है जीत से ही बना है, ये एक छोटा शब्द है। ऐसे एक शब्द है नीलेश, ये तो जितेंद्र हो गया। ऐसे एक शब्द है नीलेश। अब आप देखिए नीलेश में नीलेश में कैसे लिखेंगे? नील या नीला दोनों चल सकते हैं इसे। नीला शब्द ज्यादा उचित है, नीला ईस। अब देखिए नीला, जिसका कंठ नीला है, तो कंठ नीला किसका है? महादेव का है, तो शायद उसके लिए ये शब्द प्रयोग हुआ होगा। तो नीलेश, ऐसे एक शब्द है ये। अच्छा, ऐसे एक शब्द है, हमने जैसे दीर्घ संधि में क्या था? नीतीश, नीति प्लस ईस। और एक शब्द और आप बोलते रहते हो, क्या बोलते हो? नीतेश बोलते हो। तो भाई नीतेश की एक बार संरचना आप देखिए संधि की दृष्टि से कि क्या ये सही है क्या? नीतेश का मतलब होगा नीत प्लस ईस, ये इसकी संधि विच्छेद है। तो नीत का मतलब होता है लाया हुआ। अगर इसका शब्द का अर्थ देखें हम तो नीत का मतलब होता है लाया हुआ, और ईस का मतलब ईश्वर, लाया हुआ ईश्वर। मेरे विचार से ये अर्थ शायद नीतेश का नहीं रहा होगा। मूल शब्द जो वास्तविक अर्थ शब्द था वो तो नीतीश ही रहा होगा, और नीतीश को ही बिगाड़ कर लोग नीतेश बोलने लगे। तो शुद्ध शब्द क्या हुआ? नीतीश हुआ, न कि नीतेश। अब हालांकि क्योंकि नाम है ये, तो नाम में अब कोई गलती, कोई शुद्ध अशुद्ध होता नहीं है, इसलिए नीतेश शब्द चल पड़ा, नीतीश बहुत कम रह गया। तो ये तो सब देखिए भाषा का वो है, उतार चढ़ाव है, चलता ही रहता है। तो ये थी हमारी गुण संधि। इसी व्याख्यान में हम वृद्धि संधि को भी ले लेते हैं कि किस तरह से वृद्धि संधि का निर्माण होता है। वृद्धि संधि में जैसा आपने देखा कि ए या आ में ए या आई मिलेंगे और ओ और औ मिलेंगे। जब ए और आई मिलेंगे तो ए और आई में वृद्धि स्वर कौन सा है? आई। तो इन दोनों में से चाहे कोई मिले, ए में या आ में चाहे ए मिले या आई मिले, जैसे दीर्घ में था ना ऐसे ही, तो इसका क्या बनेगा? वृद्धि स्वर बनेगा आई। ऐसे ही ओ और औ मिलेंगे ए या आ में, तो वृद्धि क्या बनेगी? औ बनेगी। तो वृद्धि स्वर क्या हो जाएगा? औ होगा। तो ये हमने किया था। जैसे दीर्घ में था ना कि भाई ए और आ मिलेंगे तो दीर्घ आ बनेगा, ई और ई मिलेंगे तो दीर्घ ई बनेगा। ऐसे वृद्धि में भी यही है, ए और आई दोनों में से चाहे कोई मिले और चाहे ए या आ में से कोई हो, तो इनमें से हमेशा क्या बनेगा? वृद्धि स्वर बनेगा। वृद्धि स्वर आई है और औ है, दो ही है ये वृद्धि स्वर, जिसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। तो इसके हम देखते हैं उदाहरण कि किस तरह से ये बनते हैं। आप देखिए, एक शब्द है, दो शब्द मैंने लिए हैं। सबसे पहले देखिए आप कि एक प्लस एक, अगर एक और एक को हम जोड़ें तो क्या बनता है? आप देखिए, ये थोड़ा समझिए इसके मैकेनिज्म को। मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ इसको। एक प्लस एक। अब देखिए आप, एक में तो आपका क्या है? अंतिम ध्वनि क्या है? ए, क्योंकि क है ना, तो उस व्यंजन में ए है। और यहाँ क्या है? स्वर है, ये ए है। पहली ध्वनि क्या है? ए है। ए और ए, यानी कि ए मिल गया, तो ए में ए मिलते ही क्या बनेगा? वृद्धि स्वर बनेगा। और वृद्धि क्या है? ए का आई। ये देखिए आप। और आई की मात्रा क्या होती है? आई की मात्रा होती है 2। ये देखिए आप, इस बात का कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। कई बच्चे बहुत ही गलती कर देते हैं कि ए के ऊपर एक मात्रा और लगा देते हैं, वो गलत है। ए की मात्रा एक होती है ये, और आई की मात्रा होती है ये, 2 मात्राएं। तो अब इसमें जब आई बना है तो 2 मात्राएं लगनी चाहिए। कहाँ लगनी चाहिए? क के ऊपर लगनी चाहिए। एक कैक। ये देखिए आप, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कठिन पड़ता है ये। तो क्या शब्द बनेगा? ए कैक।
एकैक, ऐसे बोलते हैं इसका। ये शब्द बना हमारा एकैक। पूर्वी भारत में जब हम जाएंगे तो इसको कई बोलते हैं, कई नहीं होता, कई में तो फिर कै और ई हो जाएगा, इसलिए उच्चारण की शुद्धता का भी हमें ध्यान रखना है। ये होता है ए को आप जब स्ट्रेच करेंगे बाएं और दाएं तब ये उच्चारण होता है एकैक, ये इसका उच्चारण है। ठीक है, अगला देखिए, दो मात्राएं होती हैं भाई ऐ की, ऐसे भी नहीं है। अब अगला देखिए मतैक्य, ये दो मात्राएं हैं, ये दो मात्राएं। मतैक्य, मतैक्य का मतलब होता है एक मत। अब आप देखिए इसमें एक शब्द तो आपको पता लग गया मत, एक शब्द तो आपको पता लग गया मत। दूसरा क्या होगा, बहुत सारे बच्चे जो है, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें शब्द लिखते हैं ऐक्य, इसमें शब्द लिखते हैं ऐक्य, ये लिखते हैं, जबकि ये अशुद्ध है, क्योंकि एक में जब आप ये प्रत्यय का प्रयोग करोगे तो ये वृद्धि स्वर में बदल जाएगा और इसका क्या बनेगा, ऐक्य, दिस वन, ये बनता है। तो यहाँ पर एक के नहीं, एक से क्या बनता है, प्रत्यय लगाकर जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह समझाएंगे। तो एक से जो शब्द बनता है वो एक के नहीं बनता, ऐक्य बनता है। तो ये देखिए आप, ये शब्द है इसमें। तो मत प्लस ऐक्य, मत की एकता, मतों की एकता, यानी कि सब लोग एक मत हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मतैक्य। ओके, यहाँ पर ए लिया और हमने यहाँ आई लिया, तो आई ऑलरेडी ही वृद्धि स्वर है, तो ये इसी वृद्धि स्वर में ये बदल जाएगा और दो मात्रा लगाई हमने मतैक्य। अब आ जाइए, नया शब्द है सदैव। तो सदैव का मतलब क्या होता है, हमेशा। तो एक तो शब्द इसमें आपको पता लग गया होगा, हमेशा के लिए सदा, सदा ही। और संस्कृत में एक शब्द होता है एव, ही, जैसे हिंदी में ही होता है ना, ऐसे ही संस्कृत में बोलते हैं एव, सदैव। अब इसमें देखिए आप, इसका तो क्या है आपका आ, और यहाँ पर क्या है ए, फिर ए या आ में ए मिला है, तो ये अपने वृद्धि स्वर में बदल जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ तो एक मात्रा लगी है, लेकिन आई की मात्राएं व्यंजन पे जब लगेंगी तो क्या होंगी, दो हो जाएंगी। तो दो देखिए अब कैसे बनेंगी, सदा में तो आ तो गया और उसकी जगह क्या आ गई, आई की मात्रा आ गई, सदैव, ये शब्द हो गया आपका। ओके, आगे देखिए, ऐसे ही है एक महोज। तो महोज में एक तो महाशब्द है ही, और दूसरा शब्द भी आपको समझ में आ गया होगा, ओज। ओज मीन्स होता है, और जैसे ओजस्वी शब्द आपने सुना होगा, ओज। कहते हैं ना कि भाई महाराज के मस्तक पर ओज चमक रहा था, उसकी ओजस्वी वाणी सुनाई दी, तो ये ओज कहलाता है। एक चमक होती है, एक भीतर जोश होता है, जिसको हम ओज बोलते हैं, तो वो है महा प्लस ओज। तो अब देखिए ये भी वृद्धि स्वर में बदल गया, आ और ओ मिलके क्या बन गया, औ बन गया। तो औ की दो मात्राएं हमने लगा दी। ऐसी परमौषधि है, तो एब्सोल्यूट, परम माने एब्सोल्यूट होता है, इसके आगे और कोई नहीं, ये पूरा इलाज हो जाएगा इससे। परम और औषधि में आप देखिए, औषधि में हमेशा औ बढ़ा जाता है, परमौषधि। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही क्या है, वृद्धि है, तो ए और औ मिलके क्या बन जाएगा, अपने वृद्धि स्वर में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ शब्द थे जिनको आपको आना चाहिए, और इनमें आप अक्सर गलतियां कर देते हैं, खासकर एक में, मतैक्य में, सदैव में। एक ऐसे शब्द है तथैव, जैसे सदैव है ना, ऐसे तथैव संस्कृत शब्द है तथैव च, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, है ना, ऐसे बंधु च सखा त्वमेव, कुछ ऐसा है उसमें, तथैव च, उसमें आते हैं तथैव च। तो तथा प्लस एक तो तथा शब्द है, और एक एव। एव दरअसल निपात है, हिंदी में ही बोलते हैं इसको, तथैव, तथैव च, तथा प्लस एव, तथैव। ऐसे जितने भी शब्द हैं आप आराम से वृद्धि स्वर के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे एक देखिए, वो तो खैर नहीं, ये आपका एक वृद्धि संधि का था। अगले व्याख्यान में हम यण संधि और अयादि संधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।